Assalamu alaikum class. I hope everyone is fine and doing well by the grace of Almighty Allah. Today we are going to study chapter number 22 and the name of the chapter is the short run trade-off between inflation and unemployment. Let's start. We need to understand what is Phillips curve. Phillips curve is a curve that shows short run trade-off between inflation and unemployment. Phillips curve is that curve which shows inverse relationship of inflation rate and unemployment as you can see on the screen. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको एक कर्व शो हो रहा है जिसका हेडिंग दिया हुआ है द फिलिप्स कर्व. अब ये फिलिप्स कर्व जो है ये रिलेशनशिप शो कर रहा होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान, और आप देख रहे हैं कि ये कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जिसका मतलब ये है कि एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है. फॉर एग्जांपल इफ़ इन्फ्लेशन रेट इज़ हायर और गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, तो उसके इंक्रीज़ होने से इन्फ्लेशन के इंक्रीज़ होने से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है. क्यों? इन्फ्लेशन जब होती है तो चीज़ें महंगी होती हैं, चीज़ें महंगी होती हैं तो सेलर्स सप्लाई बढ़ा देते हैं. सप्लाई तब बढ़ती है जब चीज़ें ज़्यादा बनेंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए स्टाफ ज़्यादा चाहिए होता है. तो स्टाफ सब ज़्यादा लोग हायर करेंगे, सेलर्स हायर करेंगे, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगी. सो फिलिप्स कर्व बेसिकली शोज़ द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट, और शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट. और वो रिलेशनशिप कौन सा होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप, जिसका मतलब ये है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है. और इस फिलिप्स कर्व के ऊपर हम देखें तो हमें डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है. फॉर एग्जांपल पॉइंट ए इज़ शोइंग 6% और रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 6, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 4% है. 4% अनएम्प्लॉयमेंट है और 6% इन्फ्लेशन है. और यहाँ पे अगर पॉइंट ए पे देखें तो पॉइंट ए पे देखिएगा 2% इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हुई है. इन्फ्लेशन के डिक्रीज़ होने से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज़. अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. क्यों? क्योंकि चीज़ें सस्ती हो रही हैं. चीज़ें सस्ती हो रही हैं तो चीज़ों की सप्लाई कम हो रही है. सेलर्स जो हैं, सप्लायर्स जो हैं, वो चीज़ें कम सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें सस्ती हो गई हैं, उनको नुकसान हो रहा है. तो इसकी वजह से जब चीज़ें कम सप्लाई हो रही हैं तो चीज़ों की प्रोडक्शन भी कम होगी. जब चीज़ों की प्रोडक्शन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि लोगों को जॉब से निकाला जाएगा. ठीक, तो ये क्या है? ये फिलिप्स कर्व शो कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो अभी हमने डिस्कस की हैं, या रिलेशनशिप जो हमने डिस्कस किया है इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का, ये हमें शो कर रहा है फिलिप्स कर्व. और फिलिप्स कर्व के बारे में हमने बात की कि हमें डिफरेंट पॉइंट शो करता है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन की कितनी क्वांटिटी है और रेट क्या है इन्फ्लेशन का, और अनएम्प्लॉयमेंट का उसके अकॉर्डिंग क्या रेट है. और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज़ होती है तो एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज़ होने से डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज़ होती है. As we saw in the preceding two chapters, an increase in the aggregate demand for goods and services leads in the short run to a larger output of goods and services and a higher price level. एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर्स में. उसमें हमने क्या पढ़ा था? एग्रीगेट डिमांड का इंक्रीज़ होने का मतलब ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की लार्जर आउटपुट जो है वो बनाई जा रही है और प्रोवाइड की जा रही है, और प्राइस भी हाई सेट की जाएगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है. सो लार्जर आउटपुट मीन्स ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट. जब लार्जर आउटपुट बनेगी मीन्स के लोग ज़्यादा काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी. थर्स अ लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट का कम रेट होगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली कम होगी. सो इन एडिशन अ हायर प्राइस लेवल ट्रांसलेट इनटू अ हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन. हायर प्राइस लेवल का मतलब है कि हायर इन्फ्लेशन होगी. ठीक है. थर्ड शिफ्ट्स इन एग्रीगेट डिमांड पुश इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस इन द शॉर्ट रन. अ रिलेशनशिप इलस्ट्रेटेड बाय द फिलिप्स कर्व. और पुश्ड जब ऑपोजिट मूव करते हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट तो इसको हम लोग कहते हैं फिलिप्स कर्व. और ये ऑपोजिट मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इसको पुश कर रही होती है. एग्रीगेट डिमांड की वजह से फिलिप्स कर्व जो है वो देखने में आता है. ठीक है. सो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड द फिलिप्स कर्व. अब हाउ द फिलिप्स कर्व इज रिलेटेड टू द मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, वी नीड टू सी दिस. स्क्रीन पे देखिएगा, ये आपको मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई शो हो रहा है. ये सप्लाई है,
शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ये शॉर्ट रन की बात हो रही है, ठीक है। शॉर्ट रन में ही रिलेशनशिप ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट देखने में आता है, ठीक है। अब मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हमें क्या शो कर रहा है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये D1 था और ये D2 है जब हायर एग्रीगेट डिमांड होगी, और ये लोअर एग्रीगेट डिमांड हमें शो कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस लेवल 102 था और प्राइस लेवल यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 7500, ठीक है, या 7% आप इसको कह लें, ठीक है। और बी पॉइंट पे आप देखिएगा 4% अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है और इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है 106%, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इन्फ्लेशन के ज़्यादा होने से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी कम हो रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम हो रही है वो डिपेंड कर रही है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये 7500 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट उस जगह पे कितनी है 7%, ठीक है। इसी तरह अब हमने फिलिप्स कर्व देखना है। फिलिप्स कर्व पे पॉइंट बी जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, जिसपे हमें 6% इन्फ्लेशन रेट है और यहाँ पे 4% हमारे पास आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। और आउटपुट इसके अकॉर्डिंग ये 1000 थी, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को देखते हुए हम यहाँ पे ड्रॉ करके फिलिप्स कर्व बना रहे हैं। जब 2% थी या 102% जब थी इन्फ्लेशन हमारे पास, उस वक्त था हमारे पास 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो हमारे पास ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पॉइंट ए और पॉइंट बी शो हो रहे हैं जो कि फिलिप्स कर्व कहलाते हैं, ठीक है। सो फिलिप्स कर्व जो है वो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई से इस तरह से रिलेटेड है कि एग्रीगेट डिमांड के मूव होने से, अप एंड डाउन होने से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अप एंड डाउन होती है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट अप एंड डाउन होगी तो फिलिप्स कर्व जो है वो भी अप एंड डाउन होगा। अब हमने यहाँ पे ये बात करनी है कि फिलिप्स कर्व में जब शिफ्ट्स आते हैं तो फिलिप्स कर्व के शिफ्ट्स जो होते हैं वो किसके साथ जुड़े होते हैं, एक्सपेक्टेशंस के साथ। और ये एक्सपेक्टेशंस कौन सी हैं, ये एक्सपेक्टेशंस हमारे पास इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। So does the menu of possible inflation unemployment outcome remains the same over time? क्या ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशनशिप है ये सेम रहता है ओवर टाइम? मीन लॉन्ग रन में क्या होता है और शॉर्ट रन में क्या? शॉर्ट रन में तो इनका ये रिलेशनशिप पाया जाता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। अब लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या है? अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रेडमैन, देयर इज वन थिंग दैट मॉनेटरी पॉलिसी can't do other than for only a short time period, that is lower unemployment by raising inflation. Means के लॉन्ग टाइम पीरियड में ऐसा नहीं होता, सिर्फ शॉर्ट रन टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से। ये किसने कहा था? ये मिल्टन फ्रेडमैन ने कहा था। फ्रेडमैन ने हमें ये बताया था कि लॉन्ग रन में ये रिलेशनशिप देखने में नहीं आता, ये रिलेशनशिप सिर्फ शॉर्ट रन में देखने में आता है। सो at about the same time, another economist, Phillips, also published a paper denying the existence of the long-run trade-off between inflation and unemployment. एक और इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम एडमंड फिलिप्स था, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने डिनाई किया था कि ऐसा कोई रिलेशनशिप इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान देखने में नहीं आता लॉन्ग रन में, ठीक है। इन अदर वर्ड दे कंक्लूडेड दैट देयर इज नो रीजन टू थिंक दैट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड इन द लॉन्ग रन बी रिलेटेड टू द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. So policy maker therefore face a long run Phillips curve that is vertical. Long run में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का कोई रिलेशनशिप आपस में नहीं होता और इसकी वजह से फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन में वर्टिकल होता है. अगर आपसे पूछा जाए कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व, तो हमें पता होना चाहिए शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का इन्वर्स रिलेशनशिप एंड नेगेटिव रिलेशनशिप शो होता है, ठीक है, शॉर्ट रन में ड्यू टू द मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. वेयर एज इन द लॉन्ग रन देयर इज नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. दैट्स वाई फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल इन लॉन्ग रन, ठीक है. और वर्टिकल किस तरह से होगा, ये फिगर हमें शो कर रहा है फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन में वर्टिकल होगा क्योंकि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होता इन्फ्लेशन के अप एंड डाउन होने से, ठीक है बच्चों. ये फिगर हमें शो कर रही है फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन में, और जो पहले हमने फिगर देखी थी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग थी डिमांड कर्व की तरह, वो हमारे पास फिलिप्स कर्व था शॉर्ट रन में. आपको अगर फिजिकल पेपर आता है, इन कैंपस पेपर आपके होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज फिलिप कर्व, ड्रॉ लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व and how long run and short run Philip curve are different, ठीक है.
जैसे हमने पहले की थी बात कि किस तरह से शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है वो रिलेट करता है मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से। अब हम बात करेंगे किस तरह से लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व जो है वो रिलेट करता है मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से। लेफ्ट साइड पे मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है और राइट साइड पे फिलिप्स कर्व है। ये मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमें ये शो कर रहा है जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई AD1 से AD2 पे यहाँ पे इंक्रीज हुई तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी हमने जैसे कि बात की थी वर्टिकल होता है। ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मॉडल होता है लॉन्ग रन का, उसमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी वर्टिकल होता है जस्ट लाइक द फिलिप्स कर्व। ठीक है, सो जब यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हुई तो पॉइंट ए और पॉइंट बी देखिएगा, यहाँ पे प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है। प्राइस लेवल के इंक्रीज होने से ये देखिए क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लॉन्ग रन में सप्लाई सेम है जो कि नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट को शो कर रहा है। ठीक है, सो नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट जो है हमें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाता है, जिसका मतलब ये है वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट जो नेचुरली अवेलेबल होती है इकॉनमी के अंदर, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या ऑल टाइम एग्जिस्ट करती है नेचुरली, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये वाला इसलिए इसके साथ रिलेट कर रहा है क्योंकि फिलिप्स कर्व जो है सप्लाई कर्व को देखते हुए यहाँ पे वर्टिकल होता है। सेम लाइक इसमें भी यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से हमारे पास वर्टिकल फिलिप्स कर्व देखने में आता है और इस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। अब जो हमने वर्टिकल लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व देखा, इससे हमें एक चीज़ पता चली कि वर्टिकल लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इलिस्ट्रेट द कंक्लूजन, ये नतीजा अक्स करता है दैट अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन, कि लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही होती मनी ग्रोथ कितनी हो रही है और इन्फ्लेशन कितनी हो रही है। सो वर्टिकल लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड द वर्टिकल लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बोथ सजेस्ट दैट द मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस ओनली nominal variables, not the real variable, the price level in the inflation rate, ठीक है, but not real variables, ठीक है, as I told earlier. So output and unemployment, अब रियल वेरिएबल डिनोट कर रहे होते हैं आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट को, और नॉमिनल वेरिएबल प्राइस लेवल को और इन्फ्लेशन को शो कर रहे होते हैं, क्योंकि नॉमिनल वेरिएबल जो होते हैं वो करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन या प्राइस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है नॉमिनल। ठीक है, सो अब लॉन्ग रन वर्टिकल सप्लाई कर्व देखने के बाद और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व देखने के बाद दोनों हमें ये बता रहे होते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स को जिनके अंदर प्राइस का और इन्फ्लेशन का लेना देना है, बट रियल वेरिएबल्स को इफेक्ट नहीं करती। और रियल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपने देखा कि आउटपुट नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट भी सेम है, सप्लाई कर्व सेम है, और यहाँ पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी सेम है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस और नो चेंज बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्ट नहीं करती रियल वेरिएबल्स को, यानी कि आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट को, या इन शॉर्ट अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट नहीं होती लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन से। ठीक है, एज यू मे रिकॉल द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल। जैसे कि आपको पता है कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है। ये इंडिकेट करता है कि प्राइस लेवल डज नॉट इन्फ्लुएंस क्वांटिटी सप्लाइड इन द लॉन्ग रन। ठीक है, जो प्राइस लेवल होता है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता क्वांटिटी जो सप्लाइड होती है लॉन्ग रन में। ठीक है, शॉर्ट रन में क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो शॉर्ट रन में होल्ड करता है। सो बट द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जस्ट लाइक सप्लाई कर्व। ठीक है, सिंपल सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की तरह एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि इंडिकेट करता है दैट एन इंक्रीज इन द प्राइस रेजेस द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट फर्म सप्लाई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होती है। सो दिस रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड एग्जिस्ट ओनली शॉर्ट रन। सो ये जो रिलेशनशिप है एक्चुअल प्राइस लेवल का और क्वांटिटी सप्लाइड का, जो सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई कहलाता है, ये सिर्फ शॉर्ट रन में जो है वो एग्जिस्ट करता है, नॉट इन द लॉन्ग रन। सो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, सो वी नीड टू आंसर इन दिस वे दैट शॉर्ट रन सप्लाई कर्व शोज दैट इन द शॉर्ट रन देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, ट्रेड ऑफ मीन इंटरचेंज और एक्सचेंज, ठीक है, बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। In contrast,
with the long run Phillips curve, which shows that over the long run unemployment rate stays more or less stable. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेबल रहता है अगर लॉन्ग रन की बात करें, और स्टडी या स्लो रहता है रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व हमें ये शो करता है कि इन्फ्लेशन के अप एंड डाउन होने से, इंक्रीज और डिक्रीज होने से अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता. सो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल. वर्टिकल मीन इनइलास्टिक. मैंने आपको बताया था आई से इनइलास्टिक होता है और कर्व जो आई की तरह स्ट्रेट होगा वो इनइलास्टिक होगा. ये यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है, अब यही सेम लॉजिक जो है ये फिलिप्स कर्व पे अप्लाई किया फ्रेडमैन ने और फिलिप्स ने. ठीक है, जो कि हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे अप्लाई हो रहा था. सो जस्ट एज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड ओनली इन द शॉर्ट रन. ठीक है, जिस तरह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व सिर्फ शॉर्ट रन में अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इसी और ट्रेड ऑफ होता है, इसी तरह ट्रेड ऑफ होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान में. इसी तरह ट्रेड ऑफ होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान में सिर्फ शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व में. ठीक है, and just as long run aggregate supply curve is vertical, the Phillips curve is also vertical in the long run. ठीक है, जैसे लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है, उसी तरह लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व जो होता है वो भी वर्टिकल होता है. सो एक्सपेक्टेशंस आर द की फॉर द अंडरस्टैंडिंग हाउ द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन आर रिलेटेड. कैसे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आपस में रिलेटेड होते हैं. फ्रेडमैन ने इसके बारे में, फ्रेडमैन और फिलिप्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था एक न्यू वेरिएबल इन द एनालिसिस ऑफ द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ, दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. सो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन मेजर्स हाउ मच पीपल एक्सपेक्ट द ओवरऑल प्राइस लेवल टू चेंज. कितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि प्राइस लेवल चेंज होगा. अब शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की डेफिनेशन लिखी हुई है. शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कौन सा है? आ कर्व शोइंग द इनवर्स relationship between unemployment rate and inflation rate, whereas the long run Phillips curve is showing a curve that show that there is no relationship between unemployment rate and inflation in the long run. So long run Phillips curve is vertical at the natural rate of unemployment, whereas the short run Phillips curve is downward sloping. ठीक है, ये वही मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया उसको मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया ताकि आप याद कर सकें कि शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व क्या है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, जिसकी वजह से चेंज आता है फिलिप्स कर्व में. सो रोल ऑफ द एक्सपेक्टेशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट. जब एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, प्राइसेस एंड आउटपुट इंक्रीज. प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी और आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगी डेफिनेटली जब वो अपवर्ड मूव करेगा. सो दिस शिफ्ट इंक्रीजेज इन्फ्लेशन एंड लोअर अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये बात मैंने आपको ग्राफ से भी समझाई है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, सो दिस शिफ्ट इंक्रीज इन्फ्लेशन एंड लोअर्स द अनएम्प्लॉयमेंट एज द फिगर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड शोज व्हेन द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन राइज द फिलिप्स कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड. जी, जो नेक्स्ट फिगर पे हम लोग देखते हैं, जैसे ही शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है लो एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन के साथ मूव करेगा टूवर्ड्स द हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन. ये देखिए, ये फिलिप्स कर्व शॉर्ट रन का है, इसने मूव किया है टूवर्ड्स हेयर एट दिस पॉइंट. तो इससे क्या हुआ कि सप्लाई कर्व जो शॉर्ट रन का था, फिलिप्स कर्व जो था शॉर्ट रन का, वो जब मूव करता है उसको अगर कंपेयर करें लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व से, तो हमने ये देखा है कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सेम रहता है. ठीक है, और इसमें शिफ्ट कब आता है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व में? जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में अप एंड डाउन आता है. ठीक है, या प्राइसेस में. सो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन के इंक्रीज और डिक्रीज होने से हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो है वो अप एंड डाउन होता है या शिफ्ट होता है. ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि जब हाई इन्फ्लेशन होगी, हियर हाई इन्फ्लेशन, तो उसकी वजह से हमारा फिलिप्स कर्व जो है वो इंक्रीज होके अपवर्ड मूव कर गया. ठीक है, और लॉन्ग रन सेम है. अब शिफ्ट्स इन द फिलिप्स कर्व द रोल ऑफ सप्लाई शॉक्स. अब कुछ सप्लाई शॉक्स का रोल होता है जिसकी वजह से हमारा फिलिप्स कर्व जो है वो शिफ्ट होता है. पहले हमने पढ़ा रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सप्लाई. सप्लाई शॉक्स का रोल क्या है? सप्लाई शॉक का
रोल क्या है। सप्लाई शॉक होता क्या है? सप्लाई शॉक इज़ एन इवेंट दैट डायरेक्टली अल्टर, जो कि डायरेक्टली चेंज कर देता है फर्म्स कॉस्ट एंड प्राइसेस एंड शिफ्ट द एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड थर्स द फिलिप्स कर्व। जब शिफ्ट आएगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व में तो फिलिप्स कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा। सो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज फॉर द शिफ्ट इन द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व। तो इसमें डिफरेंट सोर्सेज हैं शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के शिफ्ट होने में। पहले हमने पढ़ा एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से फिलिप्स कर्व जो शॉर्ट रन है वो शिफ्ट होता है। दूसरा अब हम पढ़ेंगे सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक क्या होते हैं? वो इवेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली फर्म की कॉस्ट या प्राइस को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से शिफ्ट हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जब शिफ्ट होता है तो फिलिप्स कर्व भी शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है। फॉर एग्जांपल अ लार्ज इंक्रीज इन द वर्ल्ड प्राइस ऑफ ऑयल इज़ एन एग्जांपल ऑफ सप्लाई शॉक। अब सप्लाई शॉक की रियल वर्ल्ड की एग्जांपल क्या है? जब सडन ऑयल की प्राइस में इंक्रीज़ आता है तो वो एक शॉक होता है, ठीक है। उस इंक्रीज़ की वजह से सप्लाई जो है वो ऑयल की वो इफ़ेक्ट होती है। बिकॉज when an oil price increase, it raises the cost of producing many other products. It reduces the quantity of the goods and services supplied at any given price, which leads to the shift in the aggregate supply curve and also to the Phillips curve. जब aggregate supply curve में shift आएगा तो Phillips curve में भी accordingly shift आएगा, क्योंकि ये उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे ये बताया है कि जब प्राइस इंक्रीज़ होती है ऑयल की तो उसके इंक्रीज़ होने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है चीज़ों को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो इट रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई, यानी कि सप्लाई हमारी इसकी वजह से कम हो जाती है, क्योंकि हमें चीज़ें बनानी महंगी पड़ रही होती हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड की क्वान्टिटी रिड्यूस हो जाएगी या क्वान्टिटी सप्लाइड रिड्यूस हो जाएगी तो उसके रिड्यूस होने की वजह से फिलिप्स कर्व भी जो है वो शिफ्ट होगा। एग्रीगेट सप्लाई कर्व के शिफ्ट होने से फिलिप्स कर्व भी शिफ्ट होगा। और सप्लाई क्यों शिफ्ट होगी? क्योंकि अब सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम होने की वजह से हमें कम वर्कर्स चाहिए जो कि प्रोड्यूस करें वो स्मॉल आउटपुट जो अभी हमने की है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट हमारी फॉल कर जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। बिकॉज द प्राइस लेवल इज़ हायर एंड द इन्फ्लेशन रेट इज़ ऑल्सो हायर, क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा होती हैं गुड्स की, प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो सो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि द शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई लीड्स टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट। जब शिफ्ट आता है एग्रीगेट सप्लाई में तो उसकी वजह से हायर अनएम्प्लॉयमेंट होती है और हायर इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। सो द शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम द PC1 टू द PC2। जब एग्रीगेट सप्लाई जो है उसमें शिफ्ट आएगा तो उसके शिफ्ट आने की वजह से दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं, इन्फ्लेशन भी और अनएम्प्लॉयमेंट भी। तो जो शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान में वो शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, अगर दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो और अनएम्प्लॉयमेंट PC1 से PC2 की तरफ। ये देखिएगा हमने बात की कि सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हुई, ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो रिमेन सेम है, सप्लाई AS1 से AS2 की तरफ मूव की, ठीक है। अब सप्लाई के मूव होने से हमने देखा कि सप्लाई कम हुई है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ये इन्फ्लेशन रेट है, तो यहाँ से ये पॉइंट से B पॉइंट की तरफ मूव कर जाएंगे, जो हमें प्रोवाइड कर रहा है लेस फेवरेबल ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या हुआ? इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो गई, ये देखिए इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़, और ये किसके वजह से हुआ है? सप्लाई शॉक की वजह से, जो कि एग्रीगेट सप्लाई पे हुआ था, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन को हमने पढ़ना है कि जो इन्फ्लेशन होती है उसको रिड्यूस करने की कॉस्ट क्या कहलाती है। अब बैंक ऑफ कनाडा जो था उसने 1979 की जो प्राइस इंक्रीज़ हुई थी ऑयल की, उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा इम्प्लीमेंटेड अ पॉलिसी इज़ नोन एज डिसइन्फ्लेशन। बैंक ऑफ कनाडा ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी जिसको कि डिसइन्फ्लेशन कहा जाता था, और डिसइन्फ्लेशन जो है वो डिक्लाइन कहलाता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन में, और इसको डिफरेंट माना जाता है डीफ्लेशन से। इन्फ्लेशन का मतलब होता है increase in the general price level is known as inflation, whereas decrease in the general price level is known as deflation,
ठीक है, वो डिफ्लेशन कहलाती है। अब डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, जब आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कह लें कि आप डिक्रीज करते हैं तो उसको हम लोग डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कम होने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन बैकवर्ड होना शुरू हो गई है। इसमें ये होता है कि जहाँ पे 11% इन्फ्लेशन थी, ठीक है, प्राइसेस में इंक्रीज आया था, अब वहाँ पे 10% इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसइन्फ्लेशन द जनरल प्राइस लेवल इज स्टिल इंक्रीजिंग। वो इंक्रीज कर रहा होता है लेकिन कम तनासुब से, कम परसेंटेज से, बट इट इज़ अकरिंग स्लोअर देन बिफोर। ठीक है, सो डिसइन्फ्लेशन इज अ डिक्रीज इन द इन्फ्लेशन रेट। So disinflation is a reduction in the rate of inflation and it shouldn't be confused with deflation, a reduction in the price level. Deflation होता है reduction in the deflation होता है decrease in the general price level. ठीक है, to draw a comparison to a car motion, disinflation is like slowing down whereas de-inflation is like going reverse. अच्छा, अगर कार मोशन गाड़ी के चलने के साथ इसकी हम एग्जांपल दे के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो जब हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स गियर में होते हैं, तो वो डिफ्लेशन कहलाता है। लेकिन जब हम गाड़ी को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं शॉर्ट ब्रेक के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। गाड़ी चल रही होती है फॉरवर्ड ही, आगे आगे, लेकिन स्लो, जब शॉर्ट ब्रेक यूज़ करते हैं। सो ये डिफरेंस है डिसइन्फ्लेशन का और डिफ्लेशन का आपस में। ठीक है, अगर कार मोशन से हम लोग इनको कंबाइन करें। अब रिडक्शन तो हो गई हमारी इन्फ्लेशन में, रिडक्शन जो होती है इन्फ्लेशन रेट में, उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये जो डिसइन्फ्लेशन हो रही है, जो डिक्रीज़ हो रही है, जो रिडक्शन हो रही है रेट ऑफ इन्फ्लेशन में, इसकी हमें एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है जिसको कि कॉस्ट ऑफ डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। वो कौन सी कॉस्ट है? वो सैक्रिफाइस रेशो है। सैक्रिफाइस रेशो का मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ परसेंटेज पॉइंट ऑफ 1 ईयर्स आउटपुट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन बाय 1% पॉइंट। अगर आप 1% पॉइंट इन्फ्लेशन कम करना चाह रहे हो तो इस इन्फ्लेशन के कम होने की वजह से जितने परसेंटेज ऑफ आउटपुट उस साल की आपको लॉस करनी पड़ती है, खोनी पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं सैक्रिफाइस रेशो। देखिए यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही होती है, मतलब जब इन्फ्लेशन हो रही होती है तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही होती हैं। तो प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की वजह से सप्लाई इंक्रीज़ कर देते हैं सप्लायर, क्योंकि चीज़ें महंगी हैं तो वो सेल करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर डिफ्लेशन हो रही है, प्राइसेस कम हो रही हैं, तो वो सेल नहीं करेंगे, कम सप्लाई देंगे सप्लायर्स जो हैं। ठीक है, क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं है, चीज़ें सस्ती हैं। तो अब वो क्या करेंगे? वो चीज़ें प्रोड्यूस करना भी कम कर देंगे। तो ये क्या हुआ कि हमने इन्फ्लेशन पे तो काबू पाया, हमने प्राइसेस चीज़ों की सस्ती की, डिफ्लेट हुए हम लोग, डिसइन्फ्लेशन की, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को हमने स्लो डाउन किया। लेकिन उसका नुकसान ये है कि हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गई। अब वो प्रोडक्शन का जो हमने एक शॉक जो है या एक सदमा जो हमने बर्दाश्त किया, उसको हम कहते हैं सैक्रिफाइस रेशो। या ये जो कॉस्ट है डिसइन्फ्लेशन की, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कम करने की, रिडक्शन करने की जो कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है, जो कीमत हमें चुकानी पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं सैक्रिफाइस रेशो। अब स्क्रीन पे एक ग्राफ देखिएगा, हमने बात की थी कि जब एक्सपेक्टेशन होती हाई होगी इन्फ्लेशन की, अगर हाई होती है तो ये वाला कर्व होगा। ठीक है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व विद हाई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। और अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कम है या डिफ्लेशन हो रही है, डिसइन्फ्लेशन हो रही है, हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये वाला कर्व होना चाहिए। सो अब क्या है? थस इफ़ अ नेशन वांट्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इट मस्ट इंड्योर मीन्स बियर और टॉलरेट अ पीरियड ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो आउटपुट। अगर वो चाहते हैं कि वो रिड्यूस करें इन्फ्लेशन को, जिसको कि डिसइन्फ्लेशन बोला जा रहा है, डिसइन्फ्लेशन का हमने ये बात की थी कि आउटपुट इंक्रीज़ होती है। देखिए कैसे, ये थी पहले इन्फ्लेशन लेवल, हम लोग यहाँ पे थे फिलिप्स कर्व के। अब इन्फ्लेशन कम हुई, इन्फ्लेशन के कम होने से फिलिप्स कर्व यहाँ पे आ गया। तो इसके यहाँ पे आने से आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास अब इन्फ्लेशन कम हुई, और इन्फ्लेशन के कम होने से शॉर्ट रन में ये होता है कि इन्फ्लेशन के डिक्रीज़ होने से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमने इसी को ज़हन में रखना है कि इन्फ्लेशन जब इंक्रीज़ होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इन्फ्लेशन को डिक्रीज़ किया जाए तो आपको एक पीरियड बर्दाश्त करना पड़ेगा जिसमें कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो और लो प्रोडक्शन हो।
जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, आप वही पॉइंट जहन में रखें कि जब आपने इन्फ्लेशन कम की तो इन्फ्लेशन के कम करने से सप्लायर्स ने अपनी चीज़ें जो हैं वो सप्लाई करना कम कर दी और अल्टीमेटली क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम और एम्बिग्विटी यू कैन नोट दैट, तो हम लोग उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे जाते जाते आपको गुड लक कहना चाहूँगी, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव वंस। अल्लाह हाफिज़।